अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुर्गाना नजम और आज हमें जॉइन किया है डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आपके सामने पाकिस्तान के हालात हैं। एक उम्मीद थी कि इलेक्शन हुँ, होंगे, नई गवर्नमेंट आएगी और गवर्नमेंट अपने मैंडेट के साथ आएगी तो हालात पाकिस्तान के ज़ाहिर-सी बात है ऐसा तो नहीं मुमकिन है कि फ़ौरी तौर पर ठीक हो जाएँगे, लेकिन एक उम्मीद जागेगी कि बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। लेकिन हमने देखा कि जो जीते हैं उन्होंने भी रिगिंग का इल्ज़ाम लगाया, जो हारे हैं वो तो लगाएँगे ही। और अभी भी एक इंस्टेबिलिटी की कैफ़ियत है और एक बड़ा ही क्या कहें कि एक बदमज़ा सा माहौल जो है वो पॉलिटिकल भी, सोशल भी और इकोनॉमिक भी हमारे इर्द-गिर्द हम देखते हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल में जो इंटरनेशनल दुनिया से खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के हवाले से वो भी कोई इतनी मतलब वो भी मायूस-कुन है। जैसे कि आज एक मूडीज़ की तरफ रिपोर्ट आई है, उनकी असेसमेंट रिपोर्ट है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से और उन्होंने पाकिस्तान को 2 स्टेप्स मज़ीद डाउनग्रेड किया है, यानी सी कैटेगरी, सी प्लस प्लस कैटेगरी में लेकर आए हैं। व्हिच इज़ नॉट अ न्यू थिंग लेकिन आज इस माहौल में ऐसा होना और अब कुछ दिन पहले फिच कम की भी रिपोर्ट आई थी, उसमें भी इसी तरह की सूरत-ए-हाल थी और तो डॉक्टर साहब इसकी क्या ये जो रिपोर्ट है, इसकी क्या इम्प्लिकेशन होती है? व्हाट डज़ इट शो अबाउट द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ कंट्री? well, obviously it shows that your economy is not working and your economy is in serious trouble. लेकिन हुँ, हुँ, इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, वो तो सबसे पहले तो ये हैं कि आपको जो लोग कर्ज़ा देते हैं, वो हुँ, हुँ, चौकन्ने हो जाते हैं कि भई यहाँ तो माम देखिए ना क आपसे भी कोई पैसे माँगेगा कर्ज़े के तौर हुँ, पर, तो आप पहले ये सोचेंगे कि भई ये जो शख़् कर्ज़ा मुझसे माँग रहा है, हुँ, हुँ, ये वापस भी कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो अगर वो एग्ज़ैक्टली। नहीं कर सकता तो आप नहीं देंगी। और हुँ, अगर हुँ, आपका कोई दिल बहुत ही अच्छा है और आप कहती हैं नहीं मदद मैं करना चाहती हूँ, तो आप फिर हुँ, उसको अल्लाह वास्ते दे देंगी कि चलो भई ये वापस ना भी करो तो कोई टेंशन नहीं है। हुँ, हुँ, तो आलमी जो मालियाती इदारे हैं वो उनका तो दिल पत्थर का होता है, वो तो प्रॉफिट मेकिंग जो है और ये प्रॉफिट मेकिंग ओरिएंटेशन उनकी जो है वो होती है। जी, जी, तो सबसे ज़्यादा तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो पड़ेगा जो आईएमएफ का लोन की किस्त मिलनी है। अब इन्होंने 3 बिलियन से 6 बिलियन माँगा है। 8 बिलियन। तो वो जी, वो अब इनको कैसे मिलता है, नहीं मिलता हुँ, या उसका क्या और मज़ीद शराइत लगती हैं क्योंकि आप की हुँ, सारी हुँ, जो इकॉनमी है, वो इस वक़्त आईएमएफ के पास एक किस्म का रहन पड़ी हुई है। वो जो हुँ, कहेंगे आपको करना पड़ेगा। हुँ, हुँ, चाहे उसका नुकसान अवाम को कितना ही क्यों ना हो। फिर ये है हुँ, कि जो इम्प्लीकेशंस मूडीज़ की जो रिपोर्ट है इसकी ये है कि जो फॉरेन हुँ, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है पाकिस्तान में, हुँ। उसके ऊपर भी इसके बुरे असरात पड़ सकते हैं। फिर अच्छा जी, जी। जी, जी, आप बताएँ डॉक्टर साहब? नहीं फिर आपके जो डेवलपमेंट इंटरने हर मुल्क का एक होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड हुँ, हुँ, वेस्टर्न यूरोप में। हुँ, वो भी इफ़ेक्ट होगा। क्योंकि हुँ, हुँ, आपके यहाँ करप्शन को चेक करने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, तो वो हुँ, भी ये सोचेंगे कि ये जो डेवलपमेंट फंड हमने देना है, हुँ, ये और वो वापस नहीं आपने करना होता, तो ये जो डेवलपमेंट फंड है, हुँ, क्या हुँ, ये डेवलपमेंट फंड लगेगा या ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरे करने में लगाएगी? जी। हुँ, हुँ। अच्छा डॉक्टर साहब ख्वाजा आसिफ जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी बहुत रह चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। मुझे याद है ऑन रिकॉर्ड उन्होंने एक दफ़ा एक बयान दिया था, वो उस ज़माने में वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में कोई उनको ही वाज़ प्रोबेबली मिनिस्टर ऑब्वियसली। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम बिजली के हवाले से मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि देखिए एनर्जी जो है वही एक ड्राइविंग फ़ोर्स होती है किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो उन्होंने उस वक़्त ये कहा था कि अगर हम सिर्फ़ ये जो गैस की पिलेज है और वो जो हमारी थेफ्ट होती है, अगर हम सिर्फ़ इसी को रोक लें, तो हम बिलियंस ऑफ रुपीज़ डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान में बचा सकते हैं। जस्ट हियर मी आउट और नहीं, उन्होंने देखें ना कहा अब ये था मज़ाक है, ये मज़ाक है। कि सर ये सुने तो तो सही मज़ाक किया उन्होंने क्योंकि नहीं सर बिजली चोरी तो ये बड़े-बड़े सनअतकार चोरी कर रहे हैं। बड़े-बड़े जागीरदार चोरी करते हैं बिजली, सर ट्यूबवेलों मेरी की सवाल तो आप के सुने सर इस्तेमाल मैं में। जिस जी सर, ठीक है।
तो उसको कैसे रोकेंगे? वो रुक ही नहीं सकते, आप नहीं रोक सकते उसको भाई। आवे का आवा बिगड़ा हुआ यहाँ पे। ये सब ख्याली बातें कि ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, तो ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक। सर मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि अगर उनको ये बात पता है कि अगर हम इसको रोक लें, मेरा जो सवाल था, मैं सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि जब उनको ये बात पता है कि अगर ये बिजली की जो थेफ्ट है, ये जो गैस की पिलेज है, अगर हम इसको रोकते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर हम बचा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हम अगर ये सब काम कर लें तो हमें आईएमएफ के पास जाना, इस सेक्टर को गिरवी रखना ना पड़े जो एनर्जी का है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब ये सब कुछ पता है, पीएमएलएन ज़ाहिर है उनकी गवर्नमेंट के वो इतने अहम हैं, मेंबर हैं, तो फिर हमारी हुकूमतें जब चीज़ों का पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, डायग्नोसिस क्या है, तो फिर करते क्यों नहीं है उसको? ठीक क्यों नहीं नहीं, करते? डायग्नोसिस ही गलत है ना। देखिए, हुँ, प्रॉब्लम का तो पता लग गया कि पेट में दर्द है। ठीक अब है। वो कह रहे हैं कि जी अगर ये पेट का दर्द जो है, कोई कह रहा है ये अपेंडिक्स है, कोई कह रहा है शायद मैदे का अल्सर है, कोई हुँ, कह रहा है आंतड़ियों का ट्यूमर है। हुँ, सबको पता है बिजली नहीं है, अब वो चोरी हो रही है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आपकी जो इकोनॉमी है, हुँ, वो उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है ना। मैं कहाँ से शुरू करूँ? कॉटेज इंडस्ट्री को ले लें, आपने बर्बाद कर हुँ, दी। चाइना और दूसरे मुल्कों का सामान आपने खुलेआम अपनी मंडियों में ले आए। चाइना मार्केट्स बन गई हर जगह पे, लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद, पेशावर, कराची। हुँ, तो आपने अपनी लोकल कॉटेज इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। आपने स्मॉल इंडस्ट्री के लिए कोई मंसूबा नहीं बनाया, लिहाजा हुँ, आपके पास स्मॉल इंडस्ट्री नहीं है जो पुर्जे और ये मशीनरी की चीजें बनाती हो हुँ, या छोटी मशीनरियां बनाती हो। हुँ, जैसे तेल जो होता है, ये सरसों का तेल कशीद करने की हुँ, मशीनरियां होती हैं। फिर वो चूंकि नहीं आपने स्मॉल इंडस्ट्री बनाई, तो आप हैवी इंडस्ट्री नहीं बनाई। यानी कारें नहीं बना सकते, हवाई जहाज नहीं बना सकते, कुछ नहीं मतलब है बड़ा नहीं बना सकते। तो हुँ, आपका जो इकोनॉमिक जो आपका पैटर्न है वो है ही कोई नहीं है। इधर से कमा लिया, उधर से कमा लिया। लिहाजा हमारे हुक्मरान जो है ये सारे कमीशन एजेंट बन गए। ये किकबैक्स लेते हैं, जो पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से असला खरीदता है या इवन के कर्जा लेता है या कोई जो भी गंदम अनाज जो कुछ भी लेते हैं, वो किकबैक्स लेते हैं। वो मैं और आप तो के पास तो ये वसाइल नहीं है कि हम जाके चेक करें उनके अकाउंट्स में कि किकबैक्स कौन से स्विस अकाउंट में या कौन से सेफ हेवन में उन्होंने जमा किए हैं। वो तो रिटायरमेंट के बाद पता लगता है कि जनरल बाजवा साहब जो है वो 12 अरब रुपए लेके गायब हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे सबसे पहला जो काम होना चाहिए इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, वो होनी चाहिए इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पाकिस्तान। या हुँ, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पाकिस्तान है ही नहीं। अब रावी बंद हो गया तो सब चीखें मार रहे हैं। भाई रावी तो 95 से ये पता था कि रावी का पानी रोक लिया जाएगा। आप लोगों ने कितने रेजरवायर बनाए, कितने आपने डैम बनाए, कहाँ पानी स्टोर किया, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ पानी की क्या तलाश की, और सारे शोबे ऐसे हैं। अब इसमें बुनियादी जो चीज आ जाती है वो ये आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस मतलब है कि वो है ही नहीं। मैं तो उनको मानता ही नहीं हूँ। पार्लियामेंट एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन पाकिस्तान में पार्लियामेंट इज अ पपेट ऑफ द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। हुँ, 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा मालियत की बिजनेस तो फौज कर रही है आपकी। सीरियल से हुँ, लेकर सीमेंट फैक्ट्रियों तक, फाइनेंस में, बैंकिंग में है वो। प्रॉपर्टी, सबसे बड़े प्रॉपर्टी जो डीलर हैं हुँ, वो पाकिस्तान की डीएचए है। सबसे ज्यादा ज़रूरी जमीन फौज के पास है, मिलिट्री फार्म्स है। तो वो कैसे वो गला घोंट रहे हैं, इसका पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर की मईशत का गला घोंट रहे हैं। वो कभी भी अपने मुकाबले पे कोई प्राइवेट सेक्टर की जो है वो इंडस्ट्री कायम नहीं होने देंगे उस लेवल पे कि वो उनकी इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को चैलेंज कर सके। तो इधर से आप बिजली चोरी बचा लें या इधर से पानी बचा लें या जैसे आज कहा है मरियम नवाज ने कि पंजाब साफ सुथरा पंजाब। साफ सुथरे पंजाब ही की सुन लें आप कि साफ सुथरा पंजाब क्यों नहीं है। पहला तो सवाल ये होना चाहिए, बजाय हुक्म देने के कोई आप मतलब बादशाह सलामत है, हमने हुक्म दे दिया साफ करो पंजाब को। तो भाई हुँ, पहले ये सवाल करो पंजाब गंदा क्यों है। हुँ, गंदा क्यों है पंजाब? क्योंकि ना आपके पास प्रॉपर निकासी है, आपका निजाम है, ना आपकी नालियां पक्की हैं, ना आपके जो सीवरेज और पानी की पाइपलाइंस हैं,
वो इस तरह से सेफ है कि वो मिले ना पानी आपस में। आपके पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास गलियों से कूड़ा करकट उठाने का कोई सिस्टम नहीं है। आपने जो है वो डिप्टी कमिश्नरों को और असिस्टेंट कमिश्नरों को परेशान कर दिया कि जी वो बेचारा मरी में एक पहुंच गया, वो जो सफाइयां करा रहा है सड़कों की। इस सफाई के 2 दिन बाद ये फिर गंदा हो जाएगा। मोटरसाइकिल पे बंदा जा रहा होता है, हाथ में उसने घर से वो कूड़े का शापर लिया होता है, ऐसे मोड़ काटता है, ऐसे हवा में उड़ा देता है शापर, वो जाके गली के कोने में गिर जाता है। फिर आपका आपका कल्चर जो है, आप कल्चर देखें ना। मैं आपको आप लाहौर से हैं तो मैं आपको लाहौर की मिसाल दे देता हूँ। ये अहाता मक्खन सिंह की दे देता हूँ या धर्मपुरे की दे देता हूँ। धर्मपुरे में गोल चक्कर है, अंदर जाए तो वहां पे जो आता है वो गोल चक्कर की दीवार के साथ बैठ के पेशाब करता है। जो आता है पेशाब, आप वहां से गुजर नहीं सकते, इतने पेशाब की बू यार है। इतनी स्मेल तो आती है। क्या आपने कोई टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट्स का कोई सिस्टम है? पहले ये चीजें इन प्लेस करें आप। वो नहीं है, बस सफाई होनी चाहिए। मैं साफ सुथरा पंजाब देखना चाहती हूँ। भाई पूछो गंदा क्यों है? हम्म। तो क्या करना होगा ये सारी चीजें करने के लिए? साफ सुथरा पंजाब कह रहे हैं ना कि सफाई तो हल नहीं है, तो बेस तो होना क्या चाहिए इसका होना ये ऑल्टरनेटिव? चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम जो है हम्म। उनको उठना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो लोग पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चलने दे रहे, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो पार्लियामेंट की बालादस्ती को हमेशा किया, बीरेट किया है, सियासतदानों को बीरेट किया है। उनके खिलाफ एक इनकलाब होना चाहिए। ये इससे कम पे काम खत्म नहीं होगा। तो इमरान आपको खान के लगता आने है? से भी ये मसाइल हल नहीं होंगे। ये मैं आपको नहीं, बता दूं कि कोई ये समझे कि आ, मैं नून लीग के खिलाफ बात कर रहा हूँ तो शायद इमरान खान ठीक कर सकता है। कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ अवाम कर सकती है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान में सियासी क्यादत का, जो ऐसा इनकलाब करे उस सियासी क्यादत का फुकदान है। क्योंकि हमारे बाएं बाजू ने और दाएं बाजू किसी भी मकतबा फिक्र ने संजीदगी के साथ कोई ऐसी तंजीम ही नहीं खड़ी की पाकिस्तान के अंदर जो आपके मदरसा कल्चर का मुकाबला कर सके, जो आपकी जो है छावनियों के जो है उसके मुकाबले पे खड़ी हो सके। वो किया ही नहीं है। डंग टपाओ पॉलिसी सबने चलाई है, वो चल रही है, उसका ये नतीजा है। तो एक हमारे जो साबका एक चीफ जस्टिस थे सईद खोसा साहब, उन्हें उनका एक जजमेंट में उन्होंने ड्यूरिंग हिज वन ऑफ हिज हियरिंग उन्होंने पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनको कहा कि भाई आप लोग जो है इंटर पाकिस्तान को, उन्होंने बल्कि ये कहा कि पाकिस्तान को इंटर इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की जरूरत है। और ये उनकी एक असेसमेंट थी कि भाई सारे अदारों को जो है वो बैठना चाहिए। और उनकी उससे मुराद ये थी कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जुडिशरी जो है, ये आपस में बैठे। और उन्होंने एक बड़ी उसमें अहम बात ये की कि सबको एक दूसरे की जो गलतियां हैं वो माफ करके, बात करके, गलतियां माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। तो आप समझते हैं कि इस तरह की अगर कोई अरेंजमेंट हो, कोई समझ आए लोगों को, तो पाकिस्तान इससे बेहतर हो सकता है? नहीं समझ आए वो, ये देखे ना, अब आप अपनी बातों में भी थोड़ा सा वो स्पिन दे रही हम्म। हैं। हाँ, हाँ। समझते सारे हैं। हाँ, समझ तो आप सारे जाएं हैं। जरा, समझते सारे हैं। आप मजांग चली जाएं, लिबर्टी चली जाएं, जौहर टाउन चली जाएं, इकबाल टाउन चली जाएं, सबको पता है क्या हो रहा है। पूरे हुँ, पाकिस्तान को पता है क्या हो रहा है। इंट्रा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग उस वक्त हो सकता है जब जो आपके ऊपर इंस्टीट्यूशन बैठा आप सबको दबा रहा है, उसको हुँ, खींच के नीचे लाएं, अच्छा। उसको उससे गिरेबान से बात है पकड़ तो के उससे बात उसकी ताकत खत्म करें। सबकी हुँ, ताकत कहीं ना कहीं तकरीबन बराबर हो तो फिर निगोशिएशन ऑलवेज हैपेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ वीकनेस। वीकनेस। तो मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के अलावा तो सारे जो आपके इंस्टीट्यूशन है वो तो सारे वीक है, वो तो देखते ही उस तरफ है, रावलपिंडी की तरफ। तो फिर ये कैसे होगा? ये नहीं हो सकता। ये सब आए बाएं शाएं बातें मैं आपको बता रहा हूँ। हुँ, पाकिस्तान का ऊपर से नीचे तक जो है ये सारी चीर फाड़ करके, तो यहाँ पे जब तक एक इनकलाब नहीं आता, अवामी इनकलाब नहीं आता जिसमें फौज की बालादस्ती को बराह रास्त चैलेंज नहीं किया जाता इदारों में, फौज के ऊपर टैक्सेस जित अच्छा चले आप छोड़े बाकी बातें,
मुझे लगा के दिखाए ना ये 100 बिलियन से ज्यादा की जो इनकी बिजनेसेस हैं, इस पे कोई टैक्स लगाने की जरूरत है किसी में? लगाए तो टैक्स टैक्स फौज के टैक्स तो ऊपर। देते ही होंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा वो टैक्स ना नहीं देते। देते, टैक्स नहीं देते, यही तो आप तुम समझ नहीं रही। टैक्स फौजी फाउंडेशन का टैक्स किधर है? किधर है? अस्करी बैंक का टैक्स किधर है? फौज टैक्स देती है ज़राई ज़मीनों को शो करके कि ये उधर टैक्स चोरी करते। ज़राअत पे तो टैक्स ही नहीं है पाकिस्तान में। 8 अरब रुपए की तो सिर्फ आपकी ज़राअत का बिजनेस है, 8 अरब का। और टैक्स जो उस पे आप वसूल करते हैं मुख्तलिफ मद में, वो 4 अरब भी नहीं है। कहाँ 8,000 अरब, कहाँ 4 अरब। तो ये इसका पाकिस्तान में या तो फिर फौज को दे दे कि चलाओ भाई, आपे भी खाओ तो सानू भी खुआओ, या तो फिर ये कर ले। हाँ, सीधी सीधी बात है। सर एक चीज़ आपसे पूछनी है कि एक एक तस्वर ये पाया जाता है कि रिगिंग के हवाले से कि पाकिस्तान में इलेक्शन 1970 में आखिरी इलेक्शन था, पहला और आखिरी इलेक्शन था जो रिग्ड नहीं था। उसको मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर इलेक्शन वो साफ था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फिर बांग्लादेश बन गया, मुल्क टूट गया। तो एक नैरेटिव ये भी सुनने में आया कि उसके बाद से कोई भी इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में इसलिए रिग्ड है, इसलिए उसमें हाँ, इंटरवेंशन है पाकिस्तान फ़ौज की, कि उनके अंदर एक खौफ पैदा हो गया हुआ है पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर कि अगर पाकिस्तान में साफ और शफ़ाफ इलेक्शन होते हैं, तो पाकिस्तान एक दफ़ा फिर टूट जाएगा। तो इसलिए वो देखिए पाकिस्तान में 1970 इंटरवेंशन करके मैंडेट को मोल्ड कर देते हैं। 1970 में जो इलेक्शन हुए थे, हाँ। मुझे याद है क्योंकि मेरी वालदा उसमें रावलपिंडी में वो पोलिंग एजेंट थी पीपल्स पार्टी की। हुँ, हुँ। तो ये कहना कि वो विदाउट रिगिंग हुआ ये भी सही नहीं है, क्योंकि उस हुँ, जमाने में उस तरह से शनाख्ती कार्ड का इतना नहीं था सिस्टम। हुँ, तो एक आदमी ने वोट दिया, वो जाके मिटा के वो दोबारा लाइन में आके खड़े हो जाते थे। हुँ, तो बेशुमार लोगों ने 2-2 3-3 दफा वोट डाले उस इलेक्शन में भी। हुँ, और हुँ, फिर इससे बड़ी धांधली क्या हो सकती है कि आप और देखे ना, समझते ही नहीं है, सीखते ही नहीं है। इससे बड़ी धांधली क्या हो सकती है कि अवामी लीग जो जीती थी शेख मुजीबुर रहमान की, उसको आपने हुकूमत नहीं बनाने दी, मुल्क तुड़वा लिया आपने। लेकिन आपने कहा बंगालियों को नहीं हुकूमत देनी, मुल्क हुँ। तुड़वा लिया पंजाब की फौज ने, 90,000 कैदी बनवा लिए। इससे बड़ी जो है रिगिंग क्या हो सकती है, इससे बड़ा धांधला क्या हो सकता है? ये तो ट्रेलर हैं जो चल रहे हैं। और सब को हुँ। पता है कि जी वो इमरान खान को कौन लाया है, और नवाज शरीफ साहब की पार्टी अब आ रही है तो इसको कौन लाया है, और ये सब क्या लेकिन ये सर, लोगों के। ये बात सही है कि अगर पाकिस्तान में साफ-शफ़ाफ इलेक्शन होते या और कोई इंटरवेंशन ना होती तो एक दफ़ा फिर मुल्क टूट सकता था। नहीं, मुल्क तो आपका टूटने की तरफ ही जा रहा है ना। हुँ, इलेक्शन आप शफाफ करा ही नहीं सकते, तो मैं स्पेकुलेशन क्यों करूं कि अगर शफाफ हो जाए तो ऐसे हो जाए, वो शफाफ हो ही नहीं सकते। क्योंकि जो आपके जो इलेक्शन करवाने वाली असल पावर है, जो सिविलियन गवर्नमेंट के पीछे मतलब है, पाकिस्तानी फौज ने मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद ये फैसला किया कि वी विल रूल विद ऑल अथॉरिटी बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए वो ओह! मार्शल लॉ नहीं लगा रहे। तो वो हुँ, फुल रूल विद फुल अथॉरिटी एंड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर। पार्लियामेंट कराओ जी इलेक्शन, साड़ी मर्जी से बंदे ले आओ, और वो ले आते हैं। इमरान खान को भी लाए थे, वो सारी दुनिया को पता है। हुँ, और अब जो आए हैं इनको भी वही लेके आए हैं। तो ये मसला नहीं है कि शफाफ इलेक्शन हो जाए तो ये सही हो जाएगा। वो हो ही नहीं सकते शफाफ इलेक्शन जब तक हुँ। आपके ऊपर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट बैठी है पाकिस्तान के ऊपर। शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। तो सर वो तो अपनी ग्रिप नहीं लूज़ करना चाहते, अभी आपने खुद ही कहा है। तो फिर इस पाकिस्तान का बने ऐसे ही चलेगा जब मतलब इसी तरह नहीं से चलेगा, नहीं वो देखिए ना चल, वो तो पाकिस्तान तो नीचे जा रहा है ना मुसलसल। वो अब तारीख में 10 15 20 साल जो है वो एक चुटकी की भी उनकी औकात नहीं होती। तो आप अगर आज देखें, आज से 30 साल पहले पाकिस्तान जो था, तो उससे बहुत ज्यादा तबाह हो चुका है अब। तबाह हो चुका है, फिर बिल्कुल आपके बस। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त, वो रीजनल नेशनलिज्म का है, बलूचिस्तान।
सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में। और ये बहुत सीरियस इशू है जो कि पाकिस्तान के ब्रेकअप के तरफ ही मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है कि बलूचिस्तान, अगर इन्होंने को बहुत बड़ा कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी काम ना किया तो बलूचिस्तान तो आपसे ऑलरेडी मतलब है कि अलहदा हो चुका है। सिर्फ जोग्राफियाई तौर पर उन्होंने अभी अपने इलाके आजाद नहीं कराया, वरना बलूचिस्तान बांग्लादेश से भी आगे निकल चुका है। इसी तरह आपका कोई हमसाया आपका दोस्त नहीं है। ईरान 2 दफा हमले कर चुका है पिछले दिनों में आप पे। पहली दफा तो आपने फटाफट जहाज भेज के हमला किया, दूसरी दफा आप चुप हो गए। इसी तरह से दूसरा अफगानिस्तान, वाला तो दूसरा आपके किसी वाला हमसाये के साथ तल्लुकात ही अच्छे नहीं है, ना भारत के साथ, ना ईरान के साथ, ना अफगानिस्तान के साथ। ये कैसा मतलब है, अच्छा इंसान तो मोहल्ले में रहता है। जी। सर एक बात बताएं, अगर कुछ इसको ठीक करना हो तो क्या रेसिपी है? इनकलाब, इसके अलावा कुछ नहीं है। औरतें, बच्चे, बूढ़े, किसान, मजदूर निकलें बाहर और इनकलाब करें। वो होगा नहीं, क्योंकि अगर वो होता है और एक इनकलाबी पार्टी उस इनकलाब की क़यादत करने के लिए उनके कारकुन मौजूद नहीं है, मजदूरों में, किसानों में, कमेटियों की शक्ल में और ख्वातीन की तंजीमों में, अगर वो इनकलाबी सोच और वो इनकलाबी तंजीम के लोग मौजूद नहीं है तो फिर ये अनारकी की तरफ चला जाएगा, ये लिबिया बन जाएगा। तो आप लोग एक बड़े ही अजीब सिचुएशन में, पीछे पहाड़ है आगे समंदर है, जाए तो जाए कहाँ। चलिए सर, अल्लाह करे पाकिस्तान के हुक्मरानों को अल्लाह ने कुछ नहीं करना। ये देखें, ये बातें ना करें। हुँ, अल्लाह करे, अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं ना। अल्लाह ने कुछ करना है ना दुआओं ने कुछ करना है। अल्लाह हैज अबैंडन्ड पाकिस्तान। अल्लाह खुद तंग आ चुके हैं पाकिस्तान से कि ये मैंने क्या मखलूक बनाई है, ये क्या रियासत बनी है, मेरे नाम को बदनाम कर रहे हैं ये। ये अल्लाह तो विल सही नॉट कम टू योर हेल्प, यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना वो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो बिल्कुल जेड़ी सही। गल होंदी है खुदा और अल्लाह दे पास ने, वो अल्लाह ते इम्तिहान है जी, चंगा इम्तिहान है। यूरोप विच नहीं है इम्तिहान, अमरीका वालियां नूं इम्तिहान नहीं ते सानू इम्तिहान विच पाया। काफरां नूं जेड़ा मनोसलवा मिल गया नहीं ते सर, असीं एक इम्तिहान सेकंड विच। ठहर जाइए, 1 सेकंड ठहर जाइए सर। अब यूरोप में भी पता नहीं कितने 100 साल वो लड़ते रहे जाहिलों की तरह अनसिविलाइज़्ड तरीके से और इतनी नहीं दो नहीं, वो तो दो इंडस्ट्रियल अज़ीम रेवोल्यूशन के जंगें बाद यहाँ तब्दीली आ गई ना। नहीं, वो उस वक्त तब्दीली तो फिर तो आ सारी गई दुनिया ही लेकिन ऐसे ये रहती थी। नहीं, इतना ग्लॉस ओवर ना करें कि उन्होंने उन्होंने भी बहुत जहालत दिखाई है। उनकी चर्च की 200-300 साल की एक भयानक हिस्ट्री है। इतना उनने बिल्कुल है, था। बिल्कुल है, डोंट लेकिन वो डोंट से निकले ना उसमें से फिर। निकले तो सही है, लेकिन ये ना कहें कि उन्होंने कुछ इस तरह का अप्स एंड डाउन्स और इस तरह की बार्बरिज़्म, इस तरह का मेहम और इस मैं तरह की ये कह सारी ही नहीं रहा, मैंने ये कहा ही नहीं है। मैं तो आज की बात कर रहा हूँ कि आज जो पाकिस्तानी है वो जी, काफरों के मुल्क में जाना चाहता है, वो वेस्ट में आना कैसे? चाहता है, वो हुँ, वीजे के लिए लाखों रुपए देके वीजा लगवाने की कोशिश करते हैं। हुँ। ठीक जी, है कि जी। नहीं? ये तो है। तो ये मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, जो अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं, जो लोगों के हाउसिंग बेनिफिट है, जो ये सारा कुछ है, जिसको फिर यहाँ पे आके मुसलमान कहता है ओ जी ये इस्लामी निजाम है, बस कलमा नहीं पढ़ दे। भाई तो मेरा सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने इनको क्यों नवाजा हुआ है, और उनको जो 5 वक्त जाके मस्जिदों में मत्था टेकते हैं, सजदे करते हैं, दुआएं करते हैं, शब बरातें मनाते हैं, ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, रोजे रखते हैं, उनको क्यों फाके करवा रहे हैं? वो क्योंकि सर वो काम नहीं ना करते, जो काम करेगा नहीं, उसको वो हाँ तो यही बात है ना। सीधी तो बात है, इसलिए वो ये काम ना नहीं कहें कि करते। अल्लाह करे, सर अल्लाह वो करे एक नहीं। आप यहाँ पर्सन है। स्टूडियो से जब उठे तो आप इस अज़्म के साथ उठे कि मैं करूंगी, तो फिर ये पाकिस्तान बदलेगा। अल्लाह जी, जी, करेगा, सर। अल्लाह से फिर नहीं बदले। जब जिस दिन यस सर। आप यहाँ से मेरा इंटरव्यू करके, जिस दिन आप खुद उठ के ये कहेंगी कि आज मैंने डॉक्टर अमजद यू मिर्जा का इंटरव्यू किया, आज से मैं अहद करती हूँ मैं बदलूंगी पाकिस्तान, मैं बदलूंगी अपने बिल्कुल ठीक। हालात को। मैं, बिकॉज इंडिविजुअल, देखें ये है फ्रॉम इंडिविजुअल विल टू यूनिवर्सल विल। हुँ। इंडिविजुअल विल जो है वो ये है कि तब्दील होना चाहिए, और आप कहें कि मैं करूंगी, दूसरा भी कहे, तीसरा भी कहे, फिर जब तक ये यूनिवर्सल विल नहीं बनती इनकलाब नहीं आता। ठीक है सर। आलमगीर विल हाँ, बिल और बिल्कुल। इनफरादी विल, ये सफर है।
ये सफ़र और थैंक यू वेरी मच सर, आज आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया और इनकलाब का तो पता नहीं कब आएगा क्योंकि अभी अवाम तो सोई हुई है और निकली थी थोड़े दिनों के अब थोड़ी आप जागी हैं कि नहीं? हम जागे ही आप हुए तो हैं सर। जाग रही हैं ना, हाँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जागे हुए हैं। तो लेकिन बस जाएँ बहरहाल और एक और को जगाएँ। इसको हम कहते हैं दिया से दिया जलाना। आप जाग रही हैं ना, जो आपके हुँ, नज़दीक में, घर में, मोहल्ले में अगर कोई सोया हुआ है तो उसको भी जगाएँ। अपने हुँ, अपने अपने आई एग्री माहौल विद में दैट। शुरू करें तब्दीली, आ बिल्कुल जाएगी, सही बात है, हमें कोई अपने टेंशन माहौल नहीं। में थैंक यू बिल्कुल, वेरी मच सर, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर थैंक यू फॉर मुलाकात हैविंग होगी। मी। बहुत ओके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम।